बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग होम्योस्टेसिस और इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स और इसका हमारा ये पहला लेक्चर है और इस चैप्टर का ये 14 लेक्चर है। इसमें हमने आज क्या स्टडी करना है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रेट्स में भी एक्सक्रीशन होती है और इसके रेफरेंस में थोड़ी सी हम बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ किडनीज, फिर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे और फिर छोटे मोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं, जैसा कि यूरिया साइकिल या दूसरी जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स थे, सच एज इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द बॉडी लाइक द मेटानेफ्रिडियम ऑफ द अर्थवर्म। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हमने बात की थी कि अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल होती हैं कि हर सेगमेंट के अंदर एक सेटअप होता है मेटानेफ्रिडियम का और इसी तरह रेपिटेशन होती है। इसी तरह जो था ये जो इनवर्टिब्रेट कार्डेट हैं उनमें भी क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थी जो सारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। दिस कैरेक्टर इज वेल रिप्रेजेंटेड इन द primitive vertebrate hagfishes which have kidneys with segmentally arranged tubules। और यही करेक्टर जो है segmentally arranged tubule वाला, ये primitive vertebrate फॉर एग्जांपल hagfishes जो फिश है उसके अंदर भी ये पाया जाता था कि उसमें भी segmentally arranged tubule थी। तो इसको हम स्ट्रक्चरली देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक hagfish है। तो इसको हम जब देखते हैं तो हैगफिश के अंदर आप देखें यहाँ पर सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल हैं। ये जो पिंक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो शो कर रहा है, ये जो ब्लैक लाइनें हैं, इन लाइनों को जो शो कर रहा है ये क्या है, ये सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल हैं। और ये जो पर्पल सा कलर नज़र आ रहा है ये आपको प्रिमिटिव टाइप की किडनी या इसको प्रोनेफ्रस किडनी भी कहते हैं। ये आप आगे जाके जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये आप पढ़ेंगे कि प्रोनेफ्रस किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी और मीजोनेफ्रिक किडनी, ये किडनी की आगे एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं, आप यहाँ पर समझ लें कि ये प्रिमिटिव किडनी है जिनके अंदर क्या थे, सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल थी। और ये इनवर्टिब्रेट कार्डेट और अर्थवर्म की तरह का करेक्टर है कि इनमें भी जो है सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स पाई जाती थी। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे जो हमने बात करनी है, फिर हमने बात करनी है एवोल्यूशन ऑफ किडनीज की। तो द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द एवोल्यूशन इन अदर वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ किडनीज, कि इनके जो मुखालिफ अडाप्टेशन थी या इनके आप एडवांसमेंट थी इनकी, तो ये क्या था, ये एवोल्यूशन ऑफ किडनी है। जो हायर वर्टिब्रेट थे उनमें सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल नहीं, उनमें क्या होता है, किडनी डेवलप हो जाता है। तो किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज्ड सेगमेंटली बट क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कि अब जो किडनीज हैं, किडनीज के अंदर कोई सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल नहीं होती, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं जो क्या करती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं और उनके साथ ब्लड की सप्लाई होती है, रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड सप्लाई, कि वो उनके सराउंडिंग कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है और एक बड़ा एफिशिएंट सा सिस्टम बना देते हैं जो ब्लड को फिल्टर कर सकता है। तो अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो ट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास किडनी है, ये एक आपको नज़र आ रहा है कि इसके दो मेजर रीजन्स होती हैं। एक रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल से मुराद किडनी है और रीनल कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर पार्ट, और मेडुला क्या होता है, इनर पार्ट होता है। जैसे ब्रेन का भी कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। उसके बाद आगे जो है आपने एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला की भी बात की हुई है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है और इनर वाला पोर्शन इसका क्या है, रीनल मेडुला। अब यहाँ पर आपको जो नालियाँ नज़र आ रही हैं, जो ब्लू कलर की नालियाँ हैं ये वेन्स को शो कर रही हैं और जो रेड कलर की नालियाँ हैं ये इसको शो कर रही हैं आर्टरीज़ को। और इसके अंदर जो इनर पैरामिडल शेप्ड एरिया है इनको रीनल पैरामिड्स कहते हैं और ये मेडुलरी रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो छोटी सी कैविटी है, छोटी सी जो स्पेस है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, कि वो फालतू मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं और इनकी नो लॉन्गर नीडेड फॉर द बॉडी, इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं।
और अगर हम इनके काइंड्स की बात करें तो कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमरली डन एट मेटाबॉलिक लेवल एंड दीज आर मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या अब असल में क्या होता है कि डिफरेंट जो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं और ये जो हैं इन्हीं लेवल पर जाकर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट आगे फिर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। वो डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं। इनको हम ज़रा देखते हैं ह्यूमंस में। तो इन केस ऑफ ह्यूमंस अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेटाबॉलिक वेस्ट की जो बात करते हैं ये यूरिया है। और यूरिया आपको पता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है उसको आगे फिर वो क्या किया जाता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया साइकिल में। दूसरे नंबर पे क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन ये ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी मसल के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है क्रिएटिनिन। आपने क्रिएटिनिन फास्फेट ये आके हम पढ़ेंगे भी। तो ये जो है इसके मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्रिएटिनिन है। इसके अलावा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, प्यूरिन्स पायरिमिडीन यूरिक एसिड बनाती हैं। इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। और जो कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स या दूसरे जो बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है उनसे उनके कैटाबॉलिज्म से जो है ना वो डिफरेंट मेटाबोलाइट बनते हैं, ये भी वेस्ट में इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा टॉक्सिन्स हैं जो प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ पेस्टिसाइड, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स, दीज आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी अलोंग फूड्स। कि कई बार ऐसे भी होता है बहुत सारी चीज़ें हम फूड के साथ जो खाते हैं वो आगे फिर डिटॉक्सीफाई की जाती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। आप यहाँ पर जो सिंथेटिक जूस पीते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, वो डिफरेंट एस्टर्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसके अलावा कई बार जो है वो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, ड्रग्स भी हैं जो क्या करती हैं, डिकम्पोज होती हैं। तो उनके नतीजे में जो टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं इनको भी मेटाबॉलिक वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। हार्म्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। द presence of waste in the body causes serious hazards, thus are eliminated by excretory system। कि ये अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये बड़ा नुकसान करेंगे, इसीलिए इनको जितनी जल्दी हो सके रिमूव किया जाता है। और इसके जो रिमूवल के लिए दो ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में ये काम कर रहे हैं, एक तो लिवर है जो डिटॉक्सीफाई करता है और दूसरा किडनी इसको रिमूव करता है। कि टू प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, एक लिवर है और एक किडनीज है। लिवर का भी हम डिटेल में रोल पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आज भी जिक्र करते हैं उसका कि लिवर डिटॉक्सीफाई करता है और फिर इसके अलावा क्या किया जाता है, किडनीज इनको फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं बॉडी से बाहर। अब लिवर क्या है, लिवर इज अ लार्ज लोब्ड ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द एब्डोमेन ऑफ वर्टिब्रेट इन्वॉल्व्ड इन मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कि लिवर क्या होता है, लिवर एक लार्ज लोब्ड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का और एब्डोमेन में होता है और इसने बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। जैसा कि अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो ये सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, यानी मेटाबॉलिकली क्लियरिंग हाउस है। इसने क्या करना है, पिवटल रोल इन होम्योस्टेसिस रखना है। और इसके अलावा इसने क्या करना है, किडनी को भी सपोर्ट करना है क्योंकि ये वेस्ट बनाता है और उसके ज़रिए से ये वेस्ट बनाकर फिर किडनी की हेल्प करता है, किडनी फिर उन वेस्ट को बाद में रिमूव कर देता है। तो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो लिवर परफॉर्म करता है। कुछ सिंथेसिस कर रहा है, कुछ स्टोरेज कर रहा है, कुछ रिसाइकलिंग कर रहा है, कुछ कन्वर्शंस कर रहा है, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो ये सेंट्रल स्टेशन है बॉडी के मेटाबॉलिज्म का और इसका होम्योस्टेसिस में बहुत रोल है और इसको हमने कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्जांपल स्किन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये यहाँ पर बात करने की क्यों ज़रूरत है, ये बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि वाई स्किन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी वाइल इट इज़ एक्सक्रीटिंग स्वेट और सीबम। कि ये स्वेट और सीबम रिलीज तो करती है स्किन लेकिन क्यों एक्सक्रीटरी नहीं है, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट ड्यूरिंग स्वेटिंग। तो removal of salts with water by sweat gland is not excretion, it is for the thermoregulatory purpose। कि अगर हम स्वेटिंग की बात करते हैं तो स्वेटिंग को हम एक्सक्रीशन में नहीं शामिल कर सकते क्योंकि स्वेटिंग का पर्पज़ ही कुछ और है। स्वेटिंग थर्मोरेगुलेटरी पर्पज़ के लिए होता है और ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एवेपोरेशन होगी, कूलिंग होगी और उसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट है that is not an excretory purpose, that is for the thermoregulatory purpose।
अच्छा, इसके बाद सीबम है। सीबम की सिक्रीशन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ सीबम बाय सीबेशियस ग्लैंड ऑन स्किन इज आल्सो नॉट फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पसेस बट इट इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि अब जो सीबम है, जो स्किन से एक ऑयल सा निकल रहा होता है, इस ऑयल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए जो सीबम रिलीज होती है, इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती है ये सीबम, और ये एक्सक्रीटरी प्रॉपर्टीज नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास मेमेलियन स्किन नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं आपको ये दोनों ग्लैंड्स दिखाऊंगा। एक ग्लैंड्स क्या है, यहाँ पर ये देखें, जो सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स पिंक नज़र आ रहा है, ये सीबेशियस ग्लैंड है, जो ये हेयर की रूट के पास एक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। तो अब इसके बाद अगली जो बात करेंगे वो दूसरा, यहाँ पर ये ग्लैंड है जो सुडोरीफेरस ग्लैंड लिखा हुआ है या स्वेट ग्लैंड है। तो ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये दोनों ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। एक ग्लैंड क्या कर रहा है? थर्मोरेगुलेशन कर रहा है, और दूसरा ग्लैंड क्या कर रहा है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। तो आप यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये छोटे पोर हैं, ये जो एरो शो कर रहा है, ये यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा जिसके ज़रिए से क्या होगा? सीबम रिलीज होगी और स्किन पे एक लेयर बन जाएगी। और यहाँ पर जो दूसरा पोर है, ये छोटा सा, यहाँ से स्वेट निकलेगा जो स्किन के ऊपर स्प्रेड होगा, एवेपोरेट होगा, और उसके नतीजे में कूलिंग प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब इसको फिर हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। कि वो मेटाबॉलिक पाथवेज जिनके नतीजे में क्या होता है? यूरिया प्रोड्यूस होता है अमोनिया से, इस मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। और अगर इसको केमिकली देखें तो यूरिया साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन इन विच 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर शंटेड एंड 1 यूरिया मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस। कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो लिवर के अंदर हो रहा है, केमिकल साइक्लिक रिएक्शन है, जो क्या करता है? हर साइकिल में 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके एक यूरिया बनाता है, और इसी तरह कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। तो इसको अगर हम इसके स्टेप देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? 1 अमोनिया कंबाइन विद 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑलरेडी अवेलेबल प्रिकर्सर फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल ऑर्निथीन एंड फॉर्म सिट्रोलिन। कि पहले साइकिल में 3 चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, एक तो ऑर्निथीन है और उसके साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन आगे फिर क्या करता है? अनदर अमोनिया कंबाइंड टू फॉर्म आर्जिनिनोसक्सिनेट। ये सिट्रोलिन के साथ एक सेकंड अमोनिया आकर मिलता है और उसके नतीजे में क्या बनता है? आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट आगे किस में कन्वर्ट होता है? आर्जिनिनोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू द आर्जिनिन। आर्जिनिन वो कंपाउंड है जिस पर एक एंजाइम अमल करता है जिसको आर्जिनेज कहते हैं। वो एक तो यूरिया बनाता है, साथ में क्या करता है? फिर वो जो प्रिकर्सर था जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ था ऑर्निथीन, उसको प्रोड्यूस कर देता है। तो द आर्जिनिन इज स्प्लिट बाय आर्जिनेज टू फॉर्म यूरिया एंड प्रिकर्सर ऑर्निथीन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। कि ये क्या करता है? एक तो यूरिया बना देता है, दूसरा साथ में क्या करता है? ऑर्निथीन को दोबारा प्रोड्यूस कर देता है, और ये फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर तैयार हो जाता है। इसको अब हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखें कि ऑर्निथीन के साथ सबसे पहले क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिल रहा है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ सेकंड अमोनिया मिलता है, क्या बनता है? आर्जिनिनोसक्सिनेट। और आर्जिनिनोसक्सिनेट आगे किस में कन्वर्ट होता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन पर ये जो रेड एरो शो कर रहा है, ये आर्जिनेज अमल करता है इस पर। ये एक एंजाइम है जो यूरिया को अलग कर देता है और दोबारा फिर क्या करता है? ऑर्निथीन को प्रोड्यूस कर देता है। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी बात करेंगे कि यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म किसकी? ये अमोनिया की। क्यों? इसमें क्या होता है कि यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल विच कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट्स देन अमोनिया एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द अमोनिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यूरिया क्या है? ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है। इसकी डिटॉक्सिफाइड फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसके 2 फायदे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि वाई अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। तो अब इसमें आपने 2 पॉइंट लाजमन देने हैं। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। पहला इसका पार्ट ये होता है कि यूरिया बनाने का पर्पज़ ये है कि अमोनिया लंबी देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में, ठीक है। कि यूरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टे कर लेता है बॉडी में, ज़्यादा तो ये भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? अमोनिया की निस्बत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल लेता है। एक दूसरा इसका क्या होता है फ़ायदा? दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अमोनिया जो है वो
1 ग्राम रिमूवल के लिए 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए, लेकिन यूरिया को रिमूव करने के लिए जस्ट 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। और इसलिए दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि 1/10 क्वांटिटी ऑफ लेस वाटर चाहिए यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो ये दो जो हैं इसके जो पॉइंट्स हैं इनको आपने पेपर में लिखना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरिया को क्यों तैयार किया जाता है। यूरिया डीटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। दो सिग्निफिकेंस हैं, एक तो यूरिया बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकता है अमोनिया की निस्बत, और दूसरा इसको रिमूव करने के लिए पानी जो है अमोनिया की निस्बत 1/10 कम चाहिए। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। आज के लेक्चर की समरी की बात करते हैं अब। तो हमने सबसे पहले बात की थी एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो हमने वर्टिब्रेट्स में बात की कि जब पहले जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट थे उनमें क्या था, सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल थी, जैसा कि हैग फिशेस थी कि उनके अंदर क्या था, अर्थवर्म की तरह सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल थे, प्रोनेफ्रस किडनी थे, लेकिन फिर मेटानेफ्रिक किडनी इवॉल्व हुए। और मेटानेफ्रिक किडनी की बात करते हैं कि उसके नतीजे में उसमें क्या होता है, उसमें सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल नहीं होती, वो कलेक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स होता है, उसके साथ रिच ब्लड सप्लाई होता है और वेल एफिशिएंट एक ऑर्गन बनता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद हमने मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की। हमने कहा कि ये अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। और ह्यूमन के मेटाबॉलिक वेस्ट में हमने बात की, यूरिया की बात की थी, यूरिक एसिड की बात की थी, क्रिएटिनिन की बात की थी। उसके बाद आगे हमने बाइलिरुबिन की बात की थी, टॉक्सिन्स की बात की थी। तो ये सारे डिफरेंट वेस्ट से जो ह्यूमन्स में पैदा होते हैं, और इनको आगे हमने बताया भी था कि ये इनका सोर्स क्या है, और फिर इनको इकट्ठा रिमूव कौन करता है, लिवर और ये जो किडनी है, ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हेल्प करके इसको रिमूव करते हैं। फिर यूरिया साइकिल की बात की थी। जस्ट वेरी सिंपल है कि एक अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड आर्निथिन के साथ मिलता है, सिट्रुलिन बनता है, सिट्रुलिन के साथ सेकंड अमोनिया मिलता है और आर्जिनिनोसक्सीनेट बनता है। आर्जिनिनोसक्सीनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और जिसके नतीजे में फिर क्या होता है, आर्जिनेज आर्जिनिन पर अमल करके दोबारा आर्निथिन को प्रोड्यूस कर देता है और साथ में यूरिया बना देता है। तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम आगे फंक्शंस ऑफ लिवर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।